इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर था वो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है और वो हो चुका हुआ है। अब वो सीज़ फायर 3 या 4 दिन के वक्फे पे एक्सटेंड होता जा रहा है और जो मामलात थे दोनों मुल्कों के दरमियान या दोनों मुल्कों के अपने अपने मामलात जो थे वो भी रूटीन पे आ गए हैं। अब इसमें यह है कि जो आपस में जंग थी वो तो एक इख्तिताम पे होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो लोगों के दरमियान या सोशल मीडिया पे वॉर थी अब वो चलना शुरू हो गई। गवर्नमेंट लेवल पे स्टेटमेंट्स वाली वॉर थी वो चलना शुरू हो गई है। इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि विक्ट्रीज़ भी अपनी मना रहा है अपने अपने लेवल पर। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने विक्ट्री स्पीच भी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और इवन के कल PSL के मैच में भी इज़हार तशक्कुर और इस तरीके से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इंडिया में जो स्टांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ब्लेम गेम चल रहा है। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने ये बात की थी कि जो ये चीज़ है ये नैरेटिव की गेम है। अब अगर आपका नैरेटिव है आप लोगों को कायल करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब एक नैरेटिव तो ये भी है कि अगर चौधरी का कुत्ता या चौधरी का मुर्गा जब मार खा रहा होता है तो फिर चौधरी जंग रुकवा देता है, चौधरी लड़ाई रुकवा देता है। बिल्कुल यही हाल जो है वो इस जंग में हुआ है। अब इंडिया और इंडियन मैस ये क्लेम करती है कि जो भी सिचुएशन इस टाइम पे हुई है उसमें अमेरिका का काम ही नहीं था कूदना, हम खुद ही जवाब दे देते। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन या फिर पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे ये क्लेम करते हैं कि जनाब सीज़ फायर की ऑफ़र आई थी, हम लोगों ने सीज़ फायर किया। बिकॉज़ इंडिया के पास इतना जवाब या इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का कोई जवाब दे सके। जिस दिन ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ सुबह के टाइम और उनकी जितने भी मिलिट्री बेसिस थे उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके तकरीबन कोई 12 या 10 घंटों के बाद सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई। ये सीज़ फायर की जो अनाउंसमेंट थी ये इंडिया या पाकिस्तान के गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हुई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि जनाब मैं पिछले एक दिन से लगा हुआ हूँ और दोनों के दरमियान जो है सीज़ फायर हुआ है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 1 या 2 दिन के बाद ये भी कह दिया कि ये बिज़नेस मैटर्स जो थे, हमने ये बात की कि ये बिज़नेस मैटर्स अगर हम लोग नहीं करेंगे, अगर आप जंग बंदी की तरफ नहीं जाते तो शायद ये भी रीज़न थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है इंडिया की तरफ वो भी बहुत सारी चीज़ों को सामने लेके आता है। लेकिन ये एक अलग बहस है जो कि बात इस टाइम चल रही है कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली यूट्यूबर्स जो कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कि अपने अपने सतह पर वीडियोज़ भी बना रहे हैं और एक पूरी सोशल मीडिया की उनके दरमियान जंग चल रही है। एक ये क्लेम करता है कि हम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो कैंप्स थे उनको अटैक किया, और दूसरी तरफ जवाब देने वाले जो है वो पूरा लॉजिकल आंसर कर रहे हैं और उसको वजाहत देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है और उसके प्रॉपरली पाकिस्तान में भी ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे कि सईद मुज़म्मिल शाह के ऊपर पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, वो आप जाके देख सकते हैं। पियर्स मॉर्गन का भी जो है वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ और उसके अंदर भी ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक पूरी डिबेट जो है वो दोनों फ्री कैन के दरमियान चली। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये थी कि क्वेश्चंस ये उठ रहे थे कि बियर बाइसेप या रणवीर अलाबादिया का उस पॉडकास्ट में या उस इंटरव्यू में कोई लेना देना था ही नहीं, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट जिसको इस तरह की गुफ्तगू के, इस तरह की कन्वर्सेशन के अंदर बिठाया जाए। एट दी एंड वो भी उसी नैरेटिव को बार बार रिपीट कर रहा था, बार बार रिवाइज़ कर रहा था, जो कि ऑलरेडी वो पिछले अपने पॉडकास्ट के अंदर देता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब सिचुएशन ये आ रही है कि सबसे पहले तो ब्लंट रिमार्क्स दिए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से। ये ब्लंट रिमार्क्स कुछ इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि इंडिया के खुद के मिनिस्टर ने एक जगह पे ये अभी रिसेंटली बयान दिया है कि जो फ्रांस ने राफेल दिए हैं इंडिया को वो अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए, अच्छी बिल्ड के नहीं दिए, जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो सामने है। मतलब वो नुकसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। उसके अलावा इंडिया चूँकि ऑलरेडी पहलगाम जो था उसका अटैक तकरीबन 22 अप्रैल को हुआ था और तब से लेकर तकरीबन को 10-15 दिन तक सिर्फ यही सुनने में आ रहा था कि हम पाकिस्तान को बताएंगे, हम पाकिस्तान का जवाब देंगे। पानी भी बंद कर दिया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो भी बंद कर दिए थे। उसके बाद ये होता है कि फिर बहावलपुर पे अटैक कर दिया जाता है, मुरिदके पे अटैक कर दिया जाता है। 15 दिन का डिफरेंस है। 15 दिन के अंदर जो है वो पूरी तैयारी की जाती है एक नैरेटिव लोगों के लिए, 150 करोड़ की आवाम को सेट करने के लिए। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँगा कि सबसे पहले यूट्यूब पे पाकिस्तानी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। कंटेंट क्रिएटर जो कि पॉलिटिकल कन्वर्सेशन करते हैं, अगर उनको ब्लॉक किया जाए तो समझ आता है। लेकिन पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, स्पोर्ट्स चैनल्स, जितने भी ऐसे लोग जो
कुछ ऑडियंस रखते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स रखते हैं, उन लोगों को ब्लॉक किया गया। ना सिर्फ उनके यूट्यूब को ब्लॉक किया गया बल्कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बने हुए थे, उनको ब्लॉक किया गया ताकि किसी तरीके से भी जो एक नैरेटिव है, बात नैरेटिव की आती है, वो किसी तरीके से उन लोगों तक ना पहुंच सके और जो इंडियन मीडिया का नैरेटिव था वो पहुंचे। अब यहाँ पे गोदी मीडिया का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप ऐसी जंग की सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे कोई भी पार्टीबाजी नहीं होती, उस टाइम पे सारा मीडिया एक ही नैरेटिव को लेके चल रहा होता है। तो इस वक्त गोदी मीडिया की जगह पे अगर मैं इंडियन मीडिया बात करूँगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम के जब पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर बात की जाएगी। तो ये जो वो सिचुएशन थी कि जहाँ पर इंडिया में एक पूरा नैरेटिव जो था वो अब स्टेट कंट्रोल नैरेटिव इंडिया में चल पड़ा था, जिसमें पाकिस्तान अटैक कर रहा था, पाकिस्तान पहल कर रहा था, और ये नैरेटिव तकरीबन पिछले 10-15 साल से इंडियन मैसेज की रगों में दौड़ाया भी जा रहा था। यहाँ पर रैशनल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बात की थी कि एक वीडियो जो कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले बनाई थी जहाँ पे मैंने कुछ स्टैट्स दिखाए थे और उन इंडेक्सेस में मैंने ये बात कही थी कि बेशक इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट या स्टेट की बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैसेज की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक क्वेश्चनेबल है और इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन अभी तक उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई जितनी कि एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आप अगर टॉप 10 कंट्रीज़ को देखेंगे तो उसके अंदर इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ की अगर आप लोगों की डेवलपमेंट को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बहरहाल इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि जैसे ही फिर ये अटैक स्टार्ट हो गए तो फिर पाकिस्तान के जो हालात थे या पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो नुकसानात थे वो इंडियन पब्लिक तक, ये मैसेज तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। और जो एक नैरेटिव था कि जनाब हमने टेररिस्ट बेस कैंप्स को अटैक किया, हमने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, अब वो बिल्कुल भी कहीं पे भी नज़र नहीं आया। लोकल सिविलियंस जिनकी उम्र 7 साल थी, 8 साल थी, उन लोगों की जान गई, वो शहीद हुए। और उसके ऊपर फिर ये जवाब आया कि इन लोगों ने भी बड़े होकर टेररिस्ट बनना था तो इसको अभी एलिमिनेट कर दिया तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये वो तमाम थिंकिंग या आइडियोलॉजीज़ की तरफ हाईलाइट करती है जो कि बहुत सारे बड़े पर्सनैलिटीज़ जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं ये बात करते थे कि एक RSS माइंडसेट था। तो इस तरीके से जब ऐसे मामलात होते हैं, जब एक लड़ाई होती है तो दोनों फ्रीकैन को नहीं सुना जाता, तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट या इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज़ को उस टाइम पे कोट किया जाता है या उस टाइम पे उन लोगों के ऊपर रिलाई किया जाता है, क्योंकि ये लोग जो है वो न्यूट्रलिटी के साथ अपने तमाम जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज़ करके एक ख़बर पहुँचाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो नैरेटिव पिछले 15 साल से चल रहा है उसकी बेसिस के ऊपर इंडियन मैसेज ने फिर से ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जो लोकल जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ थी वो भी बिकी हुई हैं, इनको भी किसी तरीके से ख़रीदा जा सकता है और ये जो आर्टिकल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के दिए जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर लॉसेज हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन राफेल जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुए और पाकिस्तान ने किए, और इसके अलावा उनके दूसरे जहाज़ भी थे और इसके अलावा उनके कुछ बाकी सिस्टम्स भी थे। लेकिन वो एलिगेशन इस तरीके से लगाई गई कि जनाब ये ख़रीदे गए हैं सोर्सेज और इस वजह से ये जितनी भी खबरें हैं वो झूठी हैं, और ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि उस वक्त पे हो रही थी, क्योंकि आप लोगों ने एक जगह पे स्टेट को अलाउ कर दिया था कि वो बाकी सारे सोर्सेज को बैन कर दे, तो बैन होने की वजह से वो जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज की न्यूज़ थी वो वहाँ पे नहीं पहुँच रही थी। फिर उसके बाद ब्लाइंड फॉलोइंग स्टार्ट हुई अपने ही कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, जो कि पिछले 15 साल से या पिछले ख़ास तौर पर 10 साल से पाकिस्तान अगेंस्ट प्रोपोगेंडा ड्राइव कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी ये बात की थी कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस किया, लेकिन एक नैरेटिव इंडिया के अंदर ये बना कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट कंट्री, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद दुनिया ने देखा कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स या लोकल फॉरेनर्स आर्म स्ट्रीट्स में फिर रहे हैं, तो ये एक एलिगेशन अपने आप ही इसमें वाइप आउट हो जाती है। दूसरे नंबर पर बात की जाती है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 2022 में तो इंडियन यूट्यूबर्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो इस कदर ख़राब है कि अगले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। मतलब मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि जनाब गंदम का एक बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ था और तकरीबन ये 3-4 महीनों के लिए। तो उस वक्त में पाकिस्तान में जो गंदम थी वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ दी जाने की खबरें मौसूल हो रही थी, और उसके अंदर बदमज़गी ये देखने को आ रही थी कि जो गंदम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले मैनेजमेंट के लोग थे सरकारी सतह पर, वो सही तरीके से अनाउंसमेंट नहीं करते थे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वो बहुत ज़्यादा हद तक करप्शन करते हुए एविडेंसेस और वीडियोस मौजूद हैं ऑन सोशल मीडिया। तो ये एक इंटरनल मैटर है जिसको अगर सही तरीके से एड्रेस किया जाता तो लोगों तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते। फिर 2022 का सैलाब जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वाइप आउट किया और लोगों को डिस्टेबलाइज़ किया। तो ये सारा कुछ इकट्ठे वारिद हुआ था इस कंट्री के ऊपर। एक टफ़ टाइम था जिसको 3 सालों के अंदर अंदर
अब मोदी इसकी रेटिंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है जिसने पाकिस्तान की कंडीशंस को इस टाइम पे मुस्तहकम करार दिया है, और पाकिस्तान के अंदर की कंडीशंस जो हैं वो फ़िलहाल मुस्तहकम है। लेकिन एक नैरेटिव है जी कि ये भिखमंगे हैं और ये इस तरह के अल्फाज हैं मूवीज़ के अंदर भी हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग खुश हो सकते हैं जो वहाँ पे उस मौके पे मौजूद नहीं है। वो इंडियन मैसेज है जो 150 करोड़ पे मुश्तमिल है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना बॉलीवुड देख के खुश हो रहे हैं कि घुस के मार देंगे। इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त देखी गई हैं। एक सिंपल सी एक लॉजिक सी बात है कि अगर कोई बड़ी अचीवमेंट होती तो गवर्नमेंट लेवल पे वो क्लेम की जाती, लेकिन डिफरेंट जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इंडियन मिनिस्टर्स, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को ओन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, बट एट द टाइम उनका जो नुकसान हुआ है वो उस चीज़ को किस तरीके से कंपनसेट करें वो बिल्कुल भी उन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन वो इस वजह से मुतमईन हैं कि उन्होंने जो नैरेटिव वाया मीडिया दिया हुआ है वो नैरेटिव जो है वो इस टाइम लोगों के दिमाग में है, जहन में, और वो मुतमईन है कि वो इजीली अपने आप को उस वक्त कंट्री के अंदर स्टेबल कर सकते हैं। बहरहाल ये जब तक एक मेंटालिटी है, एक टोटली आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर इमरान खान ने भी बात की है, और वो आइडियोलॉजी मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की है कि किसी भी तरीके से जब तक ये नाजी आइडियोलॉजी या RSS आइडियोलॉजी के ऊपर काम नहीं होगा, इंडिया में इससे भी बुरे हालात प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं थिंकिंग वाइज। अब वो कैसे? देखिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि RSS आइडियोलॉजी है वो एक सुपीरियर रेस के ऊपर काम कर रही थी, और वो एक टोटल, अब अगर देखा जाए तो इंडिया के जो 4 फाउंडर्स थे उनमें गांधी और जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस की जितनी भी टीम थी, उस टाइम के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने कंट्री के अंदर जिस तरीके से भी काम किया था, आज उन तमाम इनिशिएटिव्स को, उन तमाम चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब पॉडकास्ट के अंदर आप देख सकते हैं, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बीजेपी ड्रिवन नैरेटिव दिया जाता है। एक मूवी आई थी गांधी वर्सेस गॉडसे। इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गॉडसे को, उसके नैरेटिव को एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जब से गांधी का एक पूरा मिशन चल रहा था, उस मिशन के अगेंस्ट लोगों के इख्तलाफ थे, और वो इख्तलाफ बाद में उनकी जाने के ऊपर ख़त्म हुए। लेकिन अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि एक पूरा हिंदुत्वा सेटअप जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अब ये एज अ मज़हब अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी मज़हब के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इसको ढाल बना के पॉलिटिशियंस यूज़ कर रहे हैं वो एक ख़तरनाक एलिमेंट है, जहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं है, लेकिन एक सुपीरियर रेस जो है वो कायम की जा रही है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। रिसेंटली जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, सबसे पहले टेरर अटैक होते हैं, तो ईज़िली जो है वो यूनिटी का एक एलिमेंट कौमों के अंदर क्रिएट हो जाता है। पिशावर इंसिडेंट हुआ, इमरान खान ने अपना 126 दिन का धरना ख़त्म कर दिया। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कोई बड़े अटैक हुए तो आपने देखा है कि यूनिटी क्रिएट हुई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर एक ऐसा सानिया हुआ जिसके अंदर उनके 26 लोगों की जान गई। इस सानिये के बाद कौम तकसीम हो गई। मतलब एक स्टेट के अंदर एक हिंदू लेडी डॉक्टर ने एक मुस्लिम फ़ीमेल का इसलिए ट्रीटमेंट नहीं किया कि वो एक मुस्लिम है और वो इसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकती। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर एक पूरी कैंपेन चली कि आइंदा से हम लोग कश्मीर नहीं जाएंगे, यहाँ पर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मतलब कि कश्मीरियों के साथ अभी भी मेन स्ट्रीम वाला आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद बिहेवियर नहीं किया जा रहा जैसे कि किया जाना चाहिए था। तो इसके बाद वो खुद क्वेश्चंस करेंगे कि एक 370 के रिमूवल का फ़ायदा क्या है। तो बहरहाल अब ये वो चीज़ें हैं जो कि बीजेपी RSS की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके, नाजियों से इंस्पायर होके उन्होंने RSS का क़याम रखा, और फिर उसी RSS बेस पे बीजेपी जो है वो 1980s के टाइम पर अपनी पार्टी को बनाकर और राम मंदिर की सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर, ये मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अरसे के अंदर अंदर अपने वोट बैंक को इंक्रीज़ किया था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। आप हिस्ट्री को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप स्टैट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बेशक आप किसी भी पार्टी के ड्रिवन आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो यूनिटी इस टाइम पे उनके कंट्री के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ तक बात की जाए इमोशनल कनेक्टिविटी की, देखें पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट क्लासेस के आइडियोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि पाकिस्तान के रिलीजियस एक्टिविटीज़ को या रिलीजियस लेवल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों के रिलीजियस से अटैचमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल अटैचमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये तकरीबन 70-80 साल से चल रहा है। एक हेल्दी कौम की निशानी, नॉट दैट हेल्दी बट बेटर दैन द नेबर्स एज वेल। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में खुला क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, बाज़ दफ़ा होता ही है कि उनके ऊपर भी थोड़ी सी सख्तियाँ आती हैं,
बट उन सख्तियाँ आने के बाद भी वो लोग अपने अपने नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, और जो उनकी थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको विद फैक्ट्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं, विद लॉजिक प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो चैनल्स चल भी रहे हैं। सैयद मुज़म्मिल शाह की एग्जांपल ले लें, वो एक टोटली अगर हम कह सकते हैं कि वो लेफ्टिस्ट हैं, तो दूसरी साइड पे आप ऐसे भी चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि राइटिस्ट हैं, तो वो दोनों अपने कम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। बहुत सारे नाम जो हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लेफ़्ट एंड राइट के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, और उनके अगेंस्ट, उनकी आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट विद द एग्जांपल वीडियोस भी बनती हैं, लेकिन किसी किस्म का भी कोई वाइप आउट कैंपेन पाकिस्तान के अंदर नहीं चलती। अब उसमें कोई भी बैन वाली कैंपेन नहीं चलती, किसी किस्म की कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलती जिसमें उन लोगों को किसी किस्म का भी जान का थ्रेट हो। अगर कोई जान का थ्रेट था, जैसे कि पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे थे कि मजहबी बुनियादों के ऊपर कुछ मर्डर्स वगैरह हुए थे, तो नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2024 के अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद से तकरीबन इनके ऊपर भी अब सख्त एक्शन लिया जाने लग रहा है, और लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की छूट नहीं होगी। तो एक मसला शुरू होता है, उसको उसी टाइम ही एलिमिनेट किया जा रहा है, और ये चीज़ इंडिया में नहीं हो रही। इसी की वजह से अब आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों से इंडियन मीडिया इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये जंग हार चुका हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो फेस सेविंग कर रहा है। लेकिन अब मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी कमेंट आए थे कि आप जनाब स्टॉक्स चेक करें। अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो फिर इंटरनेशनल मीडिया को मैं क्लेम करूंगा, कोई पाकिस्तान के मीडिया को क्लेम नहीं मैं करता, कोई इंडियन मीडिया को क्लेम नहीं करता। आप देख सकते हैं कि पिछले वीक के अंदर जो राफेल के स्टॉक्स थे वो किसी तरीके से, कितने बुरे तरीके से डाउन हुए थे, और ये कोई मल्टीपल आप सोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से राफेल के जो स्टॉक्स थे वो डाउन हुए हैं। और इससे जो इंडिया के जो रिलेटेड कंपनीज़ थी या राइवल कंपनीज़ थी, उनके स्टॉक्स को भी एक बूम मिला है। तो बहरहाल ये सारा इंटरनेशनल आप रिसोर्सेज देख सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो नैरेटिव, जो माइंडसेट पिछले 15 साल से डेवलप हो चुका है, उस माइंडसेट की वाइप आउट जो है वो बहुत मुश्किल है, जिसके बाद से आप जितना मर्जी रेफरेंसेस देते जाएं वो यूज़लेस हो जाएंगे। अब जब से नरेंद्र मोदी ने वो अटैक वाली बात की है कि पाकिस्तान ने इंडिया पे ही हमला कर दिया, तो उसके बाद से थोड़ा सा चौकन्ना होने की यूँ ज़रूरत है कि अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी अपने नवंबर के इलेक्शन से पहले कोई ऐसी चाल तो नहीं चलते, क्योंकि इमरान खान ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि डू नॉट बिलीव ऑन नरेंद्र मोदी, ही कैन रिटेलिएट एट एनी टाइम। तो वो किसी ना किसी रीज़न को, जवाब को सामने रख के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि नरेंद्र मोदी को टिकने नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम।